बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस जगह पर उपस्थित हुए हैं। राजकुमार सर से मेरा बहुत ही पहले का एक परिचय है एंड हमने सर से रिक्वेस्ट किया था कि जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए या तो इच्छुक हैं, तैयारी कर रहे हैं या तैयारी के दरमियान किसी न किसी से प्रभावित हैं, उनको मैं गाइडेंस प्रोग्राम के तहत एक गाइड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ कर दूँ एक ओवरऑल किस उद्देश्य से मैं यहाँ पे आया हूँ, एग्जैक्टली आप लोग क्या हासिल करेंगे, और हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। मोटिवेशनल स्पीच करेंगे तो ज़रूर ही, बट मोटिवेशनल स्पीच के साथ में कुछ ऐसा गाइडेंस करेंगे जिसकी वजह से एग्ज़ाम के एग्जैक्ट सिनारियों के बारे में, मेंटलिटी के बारे में एंड उसके प्रिपरेशन के बारे में आप अवगत हो सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें। हम लोग मेरा बैच 2010 है, मैंने 2009 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी थी और मसूरी हम लोग गए सितंबर 2010 में। तो राजकुमार सर, अगर हम सिविल सर्विसेज 2009 की एग्जामिनेशन देते हैं तो हमारा बैच 10 होता है, अगर हम 20 में देंगे तो हमारा बैच 21 होगा, इस तरीके से करके होता है। तो लगभग 11-12 सालों से मैं झारखंड में हूँ, अलग अलग जिलों में मैंने काम किया है, कई इलेक्शंस मैंने करवाए हैं। अभी पंचायत इलेक्शंस हमारे यहाँ घोषित हुआ है, पंचायत इलेक्शंस होगा। सफल होने के बाद मुझे लगा, देखिए मैं एक बिल्कुल ही ग्रामीण पृष्ठभूमि का एक विद्यार्थी रहा हूँ और थ्रू आउट मैंने सरकारी विद्यालय से पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा एकेडमिक में मैं नहीं गया हूँ, इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में मैं नहीं गया हूँ। और कई फोरम पे मैंने बच्चों को सिर्फ इतना गाइड किया है कि कई बार लोगों को ये लगता है कि एक अलग तरीके का डिमांड है यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का, जीपीएससी का या बीपीएससी का, जिसकी वजह से कई लोग हिचकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके तैयारी के क्रम में सबसे पहले वो हिचकते हैं। सफल होने के बाद मैंने कुछ अपने ही तरह के विद्यार्थियों को लेकर के जो सफल हुए थे, हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया। ये एसोसिएशन आज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। यह एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ मुझे जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सीनियर्स हैं, वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हैं। मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा था। 2 सब्जेक्ट यूपीएससी में उस वक्त हुआ करते थे जब मैंने आईएएस का एग्जामिनेशन दिया था। अभी तो वर्तमान में एक सब्जेक्ट ही है और एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम लोगों ने जो एसोसिएशन बनाया, आप ही की तरह के कई बच्चों को हम लोग शुरुआत से गाइड करते हैं कि एग्जैक्टली सिलेबस ये इस तरीके से है, सिलेबस को समझना इस तरीके से चाहिए, प्री का डिमांड ये है, प्री को समझना इस तरीके से चाहिए, और इस तरीके से फाइनली हम लोग इंटरव्यू तक गाइड करके और बच्चों को पहुँचाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बड़ा ही श्रम का कार्य है, या कोई एक दिन का चीज़ नहीं है कि एक बार हमने बता दिया और उसके बाद अचानक से हम पर्दे से गायब हो गए और ये अपेक्षा करते हैं कि मेरे बताए हुए उन पर चिन्हों पर चल करके आप सक्सेस कर जाएंगे। निश्चित रूप से सक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच के गाइडेंस में आपको रेगुलर तौर पर देता रहूँगा या मेरे कुछ जूनियर्स आपको रेगुलर तौर पर गाइड करते रहेंगे तो उसका परिणाम ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगा। बिहार में और दिल्ली में हम लोगों ने जो हमारा एसोसिएशन है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी, वो बहुत ही स्ट्रांगली काम कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक मैं ही हूँ, मैं ही यहाँ का ध्रुव हूँ। तो हमने एक एसोसिएशन कायम करने की कोशिश की और कई आईएएस आईपीएस जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, किसी दूसरे राज्य में भी हैं, वो भी बहुत इच्छुक है कि राजीव सर ने एक एसोसिएशन यहाँ पे शुरू कराया है टाइप का, और हम यहाँ पे आकर के जुड़ेंगे उन चीज़ों से। तो हम लोग जल्दी से इसको फॉर्मुलेट करेंगे और उसको आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जेपीएससी का रिजल्ट भी आया है, 1 से 2 दिनों पहले आया ही है। चाहे जितने भी विवादों के बाद आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी बच्चे आए हैं सफल होकर इसमें, निश्चित तौर पर उनको इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है और उसके बाद फिर उनका जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर उनको ज्वाइन किया जाएगा। जब आप ज्वाइन भी कर जाओगे तो यहाँ पे श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं वहाँ पर रेगुलर क्लासेस लिया करता हूँ, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद भी उनको कई तरीके का लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। अभी हम लोग बिल्कुल स्पेसिफिक बात करें, ये तो एक मैंने ओवरव्यू दे दिया कि किस तरह से हमारी संस्था है, किस तरीके से मैं इससे जुड़ा हूँ, किस तरीके से झारखंड में मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और किस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप लाभ ले सकते हैं। मैं तैयारी मैंने किस तरीके से की, मैं कैसे दिल्ली पहुँचा, एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। इसी से कई चीज़ें आपके दिमाग में जो भ्रांतियाँ हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आप में से कई लोग थे जो पिछले शायद सेमिनार हम लोगों ने यहाँ पे किया था, बीसी मैडम भी आई थी, शुभम कुमार जी ऑल ओवर इंडिया में रैंक 1 आए थे, मैं उनको लेके आया था। कितने लोग आप लोग थे उसमें? अच्छा, मतलब हम लोग काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको अगर मैं वही बात दोबारा बताऊं तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मैं 2 से 3 मिनट में उन भ्रांतियों के बारे में जिक्र कर देता हूं जो नॉर्मली सिविल सर्विसेज की तैयारी से जुड़ी हुई हैं और कई लोग हिचकते हैं।
आप सब लोग झारखंड के ही रहने वाले हैं, कोई आउटसाइडर भी हैं हमारे? हाँ, एडजॉइनिंग स्टेट्स के लोग हैं, आसपास के, जैसे बंगाल के हैं, कोई भी है। बट हमारे झारखंड की एक संस्कृति यह रही है कि जब आप झारखंड आ जाते हैं तो आप झारखंडी हो ही जाते हैं टाइप का। तो हम यही मान के चलते हैं कि जब आप सक्सेस होंगे तो भारत के एक बेहतर सिविल सर्विसेज के रूप में होंगे। और ये जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ये केवल आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड नहीं कर रहा हूँ, ये जेपीएससी के लिए भी उतना ही उपयोगी होगा, बीपीएससी के लिए भी उतना ही उपयोगी होगा। और मैं जो चीज़ें बता दूंगा, कोई भी टीचर उन चीज़ों को काट कर नहीं पाएगा, बल्कि उन चीज़ों से समानता ही रखेगा। उसको काटना तो खैर बहुत दूर की बात है। मैं आपको सिर्फ कोर चीज़ बताऊँगा और उन चीज़ों को आप निश्चित तौर पे, मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं तो उसको आप पकड़ कर रखें। मैंने ग्रेजुएशन किया पटना कॉलेज से, पटना यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है। हिस्ट्री से मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन हिस्ट्री को मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चयनित नहीं किया। ज्योग्राफी से मेरा एक विशेष लगाव था, इसलिए मैंने ज्योग्राफी चयनित किया। और जब मैं दिल्ली पहुँचा ग्रेजुएशन करने के बाद, कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों एक साथ नहीं रखना चाहिए। तो वहाँ पहुँचने के बाद, दिल्ली पहुँचने के बाद सबसे पहला जो चैलेंज था मेरे लिए सर, वो सबसे पहला चैलेंज था राजकुमार सर कि मैं सब्जेक्ट का चयन करता मेंस का, कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों एक साथ लेके चलूँ। कई लोगों ने सर सजेस्ट किया मुझे, आप लोग को भी जब आप इस लाइन पे आओगे तो कई आपको सजेस्ट करेंगे कि एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है उसको निश्चित तौर पे चयन करना चाहिए, बट ये कंपल्सरी नहीं है। मेरा इंक्लाइनेशन पर्सनल ज्योग्राफी के प्रति इतना था, जबकि मैंने केवल मैट्रिकुलेशन तक की ज्योग्राफी पढ़ा था। इंटरमीडिएट में मैंने आईएससी किया था। घर वालों को लगा सर कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं कॉलेज का टॉपर था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। घर वालों को लगा कि इंजीनियर बनेगा, बट मैंने पटना कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, ज्योग्राफी से मुझे मिला नहीं। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा तो सबसे पहला जो प्रश्न ये था कि मैं हिस्ट्री लूँ या हिस्ट्री छोड़ूँ, क्योंकि ज्योग्राफी तो मुझे लेना ही था, भले ही मैंने मैट्रिकुलेशन तक पढ़ाई की थी। ये आपके साथ में ये चयन का सिचुएशन आएगा जब आप एग्जैक्टली इस लाइन पे चलोगे कि सब्जेक्ट आप मेंस का रखो तो कौन सा रखो। हमारे समय में तो फिर भी 2 था, आपके समय में ये चयन का जो विषय है वो केवल और केवल एक ही होगा, बट फिर भी ये चीज़ें रहेंगी कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ें या ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को छोड़कर कोई दूसरा जिसका सिलेबस छोटा हो, जैसे साइकोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, या दूसरा जो ओरिएंटेशन रखने वाले सब्जेक्ट है, क्या उसके साथ हम कर सकते हैं। तो मैंने ज्योग्राफी एंड पब्लिक ऐड लिया। मैं ज्योग्राफी को छोड़ नहीं सकता था, ये मेरा थोड़ा अलग टाइप का इंक्लिनेशन था उस चीज़ के प्रति, तो मैंने ज्योग्राफी और पब्लिक ऐड लिया। इन 2 सब्जेक्ट के साथ मैंने तैयारी शुरू। कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने किया। कोचिंग में जाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं आपको एग्जैक्टली पता चलना चाहिए। आपको ये पता चलना चाहिए कि जो दूसरे बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, उनके नोट्स में क्या चीज़ें जा रही हैं, कहीं आप उनसे पूछा तो नहीं रहे। तो एग्जैक्टली जब आप तैयारी करना शुरू करते हो तो निश्चित तौर पर मेरा एक पर्सनल एडवाइस आप लोगों को ये है कि अगर आप सक्षम हो तो निश्चित तौर पर किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ आपको पार्टिसिपेशन करना चाहिए, ताकि आप अवगत हो जाए कि बाकी लड़के कुछ ऐसा नहीं कलाकारी कर रहे हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी पीछे चले जा रहे हैं। और ये मन में हमेशा से भ्रम रहता है जब आप तैयारी करोगे, पता नहीं मैंने क्लासेस तो किए नहीं, उन क्लासेस का नोट्स मेरे पास पहुंच तो गया है किसी तरीके से, लेकिन क्लास में आपने सुना नहीं है, ये सही है नहीं सही है, क्लास में पता नहीं हो सकता है कि टीचर्स कुछ और भी कराते हैं। तो मैंने क्लासेस किया, क्लासेस करना भी चाहिए, उससे मन में भ्रांति दूर हो जाती है और आप उस हड़ के, उस भीड़ का पार्ट बन जाते हो जो एग्जैक्टली सिविल सर्विस की तैयारी से जुड़ा हुआ है। और वहाँ पे जाने के बाद आपको अच्छा लगेगा कि बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न दिए जाते हैं, न्यूज़पेपर का एनालिसिस बताया जाता है, आपस के डिस्कशंस के बाद भी कई आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो इन डिस्कशंस का और इस तरीके के ओरिएंटेशन का काफ़ी फर्क पड़ता है जब आप एडवांस स्टेज में आओगे तब। तो जब मैं पहुंचा वहाँ पे दिल्ली तो मैंने सब्जेक्ट चयन कर लिया, मुझे जो सब्जेक्ट चयन करना था। कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि जब तक मैं अपनी तैयारी पूरी नहीं कर लूँ मैं प्रीलिमिनरी में एग्जामिनेशन में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँ। कई बार आपके आस पड़ोस के लोग, दोस्त या सीनियर्स के बार आपको बताते हैं कि कम से कम एक बार भाग लेकर तो देखो, आपका एक चांस है इन चीज़ों में चला जाता है। भाग लेने में कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है, बट आप एक चांसेस ले करके इंटरव्यू बोर्ड जब आप फेस करोगे, प्री क्वालिफाई करके, रिटन क्वालिफाई करके, जब आप पर्सनालिटी टेस्ट दोगे, जिसको इंटरव्यू हम लोग जनरली शब्द में कहते हैं, एक्चुअली इसका नाम पर्सनालिटी टेस्ट ही है। तो जब आप पर्सनालिटी टेस्ट में जब आप पार्टिसिपेट करोगे उस वक्त आपको ये प्रश्न कहीं से पूछेगा नहीं इनफैक्ट इसका जवाब कि क्यों आपने एक बार क्यों एक चांसेज आपने बर्बाद किए।
तो इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि जिन लोगों ने भी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन, खासकर IAS का, मैं JPSC की बात नहीं कर रहा, BPSC की बात इस संदर्भ में नहीं कर रहा, चांसेस के संदर्भ में नहीं कर रहा, जिन लोगों ने भी नहीं दिया है प्लीज़ टेस्ट मत कीजिए। आपको मार्केट में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मार्केट में क्वेश्चन के एनालिसिस मिल जाएंगे, आप आंसर्स मत देखो, अपने आप को खुद घर पे आप टेस्ट करके आप देख लो कि किस तरीके से आप कर सकते हो। अपना एक चांस बर्बाद मत करो। ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं कि किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, किस तरीके से आप फ्री दे रहे हो। तो इसको अपना एक चांस गंवाने की कोशिश आप कभी भी किसी भी स्टेज पे प्लीज़ मत कीजिए। ये मेरा पर्सनल हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने जब दिल्ली में क्लासेस शुरू किया तो आप वहाँ पे 2 तरीके के पैटर्न के क्लासेस हैं, और अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे भारत में उसी पैटर्न के हिसाब से चलते हैं जो अच्छे क्लासेस हैं। एक है, आप जानते हो कि मई और जून में होता है IAS का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद 3 से 4 महीने का गैप होता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास होता है आपका मेंस। ये जो बीच का जो पीरियड है, प्री के ठीक बाद का, मेंस के ठीक पहले का, कई क्लासेज इस बीच में आपके सेशन चलाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट। 3 साढ़े 3 महीने से अधिक कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, क्लासरूम इसी तरीके से चलेगा, स्ट्रक्चर दूसरा होगा, ब्लैक बोर्ड अलग होगा, मटेरियल अलग होगा, बट क्लासेज इसी तरीके से चला करती हैं। ये 3 से 3 साढ़े 3 महीने में आपके GS के भी क्लासेस हो सकते हैं अगर आपने GS ज्वाइन किया है, आपके ऑप्शनल के भी क्लासेज होंगे अगर आपने ऑप्शनल ज्वाइन किया है। दूसरा सेशन तब चलता है जब मेंस के एग्जामिनेशन कम्प्लीटली खत्म हो जाते हैं, तो फिर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेज चलाते हैं। आप लोगों में यह भ्रांति हमेशा से रहेगी या ये चीज़ आप सोचते भी होंगे कि प्री की तैयारी अलग से करनी चाहिए या मेंस की तैयारी अलग से करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि प्री और मेंस अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप कम से कम 1 साल निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि 1 साल आप कंप्लीट तैयारी करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि एग्जैक्टली प्री देना है कि नहीं देना है। तो 1 साल यदि आप में धैर्य है तैयारी करने की, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के, किसी तरह के एग्जामिनेशन से डिस्टर्ब हुए बिना, तब तो मैं आप कहूँगा कि आप निश्चित तौर पर इस लाइन पर आगे आइए। और क्योंकि एक दुष्चक्र है, इस चीज़ को बहुत तब समझ में आता है जब आप एक बार इस दुष्चक्र में कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी फंस जाता है, फिर वो निकलना बड़ा टफ हो जाता है। आप फ्री दोगे, जब तक आप सोचोगे कि आपने तैयारी की या नहीं, तब तक आपका मेंस आ जाएगा। मेंस में हमेशा से एक डर लगा रहेगा कि मैंने तैयार क्लासेस किया नहीं था, सोचा जरूर था, फलाने ने कहा था, इसने कहा था, बट मैंने किया नहीं। अब जैसे तैसे गिरते पड़ते हमने दे दिया, क्योंकि हमने प्रिपरेशन नहीं किया था। आप समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपने मेंस दे दिया, हो ना हो, प्रिपरेशन हो चाहे ना हो, आशा और अपेक्षा जरूर रहती है कि पता नहीं कुछ रैंक आ जाए बढ़िया, इस वक्त कुछ ऐसा करामात करे कि मेरा इंटरव्यू टेस्ट में तो हो ही जाए। तो आपका सपोज करें कि इंटरव्यू हुआ या ना हुआ, बट आप परेशान जरूर रहोगे इस चीज़ को लेकर के। आप समझ रहे मेरी बात को। और जब तक आप पर्सनालिटी टेस्ट पर तैयारी करोगे, तब तक फिर से अगला पीढ़ी का आ जाएगा, आपका रिजल्ट आए या ना आए, पीढ़ी का दूसरे टाइमिंग आ जाएगा। तो एक ऐसे दुष्चक्र में आप फंस जाते हो कि अगर आपने बिना संपूर्ण तैयारी के प्री देने की ठान ली है, तो आप निश्चित तौर पे आप मान के चलो कि मेंस में अच्छा नहीं जाएगा, पर्सनालिटी टेस्ट में भी आपको किसी न किसी तरीके से कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और ओवरऑल एक सिचुएशन ये होगा कि फिर आपको लगेगा कि यार सच में इसको नहीं देते तो ज़्यादा बेहतर होता। मैं किसी दूसरे एग्जाम को दिया होता, अच्छे से बैंक में नौकरी कर रहा होता, JPSC में निकल गया होता टाइप का। तो ये चीज़ें हम सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं, डिस्कशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। चूँकि हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो हमारे भी ग्रुप में कई लोग रहा करते थे, और ये स्टूडेंट्स आपस में कई तरीके की बातें करते थे। तो उन्हीं बातों के आधार पर मैं आपके साथ इन चीज़ों का डिस्कशन कर रहा हूँ। चलिए मैं फिर से अपनी छोटी सी स्टोरी पे आता हूँ, क्योंकि उस स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं दिल्ली गया, सब्जेक्ट का मैंने चयन किया, क्लासेज मैंने ज्वाइन किया। क्लासेज मैंने ज्वाइन किया प्री और मेंस के बीच का, प्री और मेंस के बीच का जो मैंने क्लासेज ज्वाइन किया, उससे मुझे फ़ायदा ये मिला कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले और सारे वो विद्यार्थी जिन्होंने प्री का एग्जामिनेशन दिया था, मैंने तो नहीं दिया था, सारे वो विद्यार्थी एक रेस में लगे हुए थे। तो जब मैं क्लास में बैठता था तो मुझे लगता था कि यार ये तो मतलब उसके साथ ही चलना है, आप क्लास में पीछे कैसे रह सकते हो। आप समझ रहे मेरी बात को। अगर 20 लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की, रॉकेट साइंस के बारे में पढ़ाई की, आर्यभट्ट से लेकर के, और अभी मैंने साउंडिंग रॉकेट के ज़माने से लेकर के, अगर आप अभी तक के पेलोड्स को आप देखें जो कि हमारे यहाँ के पेड़ भी छोड़ रहे हैं, तो सारे वो बैठे हुए हैं। तो मैं भी क्लास में पीछे कैसे रह सकता हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो मैंने तो प्री दिया नहीं था, मेंस की मेरी अपेक्षा थी भी नहीं, लेकिन चूंकि मैंने क्लासेज ज्वाइन किया तो किसी विद्यार्थी से मैं पीछे कैसे रहता। एक सवाल से हम लोग का होता है कि नहीं जूझना ही है टाइप का, लड़ जाना टाइप का। तो वो मैंने उसी हिसाब से मैंने तैयारी की, और इसका मुझे बेनिफिट मिला। खुद से बैठ के क्लास का नोट्स तैयार करना, फिर उस नोट्स को इंक्रीज करना। मैं आगे अभी बतलाऊँगा कि नोट्स को इंक्रीज कैसे करते हैं और किस तरीके से उसको बनाते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप समझे मेरी बात को।
लेकिन मेरी तैयारी उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बेहतर हो गई। फिर मैंने पब्लिक एड का भी थोड़ा सा क्लास कर लिया। पब्लिक एड का जब मैंने क्लासेस किया तो थोड़ा पब्लिक एड का मैंने कभी पढ़ाई किया नहीं था, मैं आपको बतला रहा हूँ। और कई यूनिवर्सिटी है, मुझे लगता है सर रांची यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीजी में है, ग्रेजुएशन में नहीं है ना सर? यही बात है सर। तो पीजी तो करके हम लोग जाते हैं तैयारी करने के लिए, और पटना यूनिवर्सिटी में भी था भी नहीं। तो मैंने पब्लिक एड की केवल किताबें कभी कभी बुक का स्टॉल पर देखी थी। तो मुझे लगा था कि जब मुझसे सब्जेक्ट लेना तो मैं कौन सा लूँ। तो साइकोलॉजी लगा तो मेरी साइकोलॉजी थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसमें बड़ा भ्रम सा रहता है। जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से था, मैं वो डिस्कशन कर रहा हूँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के तरफ मेरा ओरिएंटेशन था नहीं। पब्लिक एड की किताबें कभी होती हुई दिमागों में आई थी कि चलो ठीक है, माहेश्वरी ने कुछ किताबें लिखी हैं, तो मैंने पब्लिक एड ले लिया। मैंने पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं किया था, पब्लिक एड का क्लास मैंने ज्वाइन किया। तो ये जो प्री एंड मेंस के बीच का जो पीरियड था, मैंने जीएस भी ज्वाइन किया और मैंने पब्लिक एड भी ज्वाइन किया। ये दोनों ज्वाइन करने के बाद मैंने 3-3.5 महीने में इसकी पढ़ाई की और क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू किया। क्योंकि आपके साथ जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किसी न किसी तरह के क्वेश्चंस को लिखेंगे, आपके टीचर्स को दिखाएंगे। तो मैं भी उसी क्राउड का पार्ट था, मैंने भी क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू किया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज का जब आप आंसर लिखना शुरू करोगे, क्वेश्चन बैंक तो आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप देखोगे कि पहला आंसर सारी कुछ पढ़ लेने के बावजूद भी जिस टॉपिक पर आपका सबसे ज़्यादा कंट्रोल है, बावजूद जिसके आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिख पाओगे। आपको लगेगा कि आप फर्स्ट शब्द क्या डालें, आप सब कुछ जान रहे हो, लेकिन अगर 200 शब्दों में लिखना है या 300 शब्दों में लिखना है, अगर वो एस्से का सब्जेक्ट बन गया, एस्से का पार्ट बन गया, तो फिर आपको एक लंबा डिस्कशन उसमें लिखना है, तो आपको हमेशा यह भ्रम की स्थिति रहेगी। उस भ्रम को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना हाथ खोलें और जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ें, उस सब्जेक्ट पर थोड़ा सा एक डिस्कशन जरूर करें, उसको जरूर से कहीं ना कहीं आप लिखने का प्रयास करें। और ये चीज़ें धीरे धीरे होती है, अचानक से नहीं आती है कि आपने कलम पकड़ा और सीधे सिविल सर्विसेज के मेंस में लिखा, रिटर्न में लिखा एंड यू विल बी क्वालिफाइड। ये तो कोई भी जानता है कि ऐसा होने नहीं जा रहा, तो वैसा करना भी नहीं है, वैसा रिस्क भी नहीं लेना है। अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करनी है और अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और 1-1.5 साल के बाद जब आप तैयारी कर रहे होगे, किसी अच्छे पोजीशन पर रहोगे, और जब आप पलट करके अपने उन प्रश्नों को देखोगे, जब आपने शुरुआत में लिखे तो लगा किसी बच्चे ने लिखा है, आपके खुद के ही प्रश्न है, उसी टॉपिक के प्रश्न है, आपके नॉलेज का लेवल भी वही है। आपके नॉलेज के लेवल में सिवाय एक आध इक्के दुक्के शब्दों के अलावा कुछ और नहीं जुड़ने वाला है एक समय के बाद। आप समझ रहे मेरी बात को? सपोज करो आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ लिया, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में कितने सारे मटेरियल्स हैं, क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर के आप एम्स्टर्डम के प्रोटोकॉल से लेकर के बाकी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपके साथ इकट्ठी होगी, आपने सारी चीज़ें पढ़नी। अब क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेज हैं, उन चैलेंजेस के बारे में जब आप लिखना शुरू करते हो, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूँ, जब उन चैलेंजेस के बारे में आप लिखना शुरू करोगे तो आपके शुरुआत के दिनों के आंसर्स एंड बाद के समय के आंसर्स, इनमें काफ़ी फ़र्क आएगा। तो इस तरीके से लिखने की प्रैक्टिस हमेशा से करनी चाहिए। और लिखने की प्रैक्टिस का फ़ायदा भी होता है क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एग्जैक्टली अपने कॉन्सेप्ट को किस तरीके से कागज़ पर रखना है, वो चीज़ें क्लियर होंगी और वो चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। क्योंकि नॉलेज हर किसी का बराबर ही होता है। आपने अलग अलग सब्जेक्ट से एग्जामिनेशन दिया भी होगा, नॉलेज का लेवल हर किसी का लगभग बराबर ही होता है। सब लोग क्लास में वही पढ़ रहे होते हैं, किताबें आपकी जियोलॉजी की, ज्योग्राफी की, चाहे जो भी किताबें आप पढ़ते हो वही किताबें होती हैं। लेकिन जब आप लिखते हो तो लिखने के बाद वो चीज़ें जब टीचर्स उसको इवेलुएट करते हैं, प्रोफेसर्स उसको इवेलुएट करते हैं, तो वो काफ़ी डिफरेंट मार्क्स आपको प्रदान करते हैं। तो ये फ़र्क सिर्फ और सिर्फ लिखने का है, आपके नॉलेज के लेवल का नहीं है, आपके किसी दूसरे चीज़ के लेवल का नहीं रह जाता है। तो मैं बात आपको कर रहा था क्वेश्चंस लिखने के बारे में कि क्वेश्चंस मैंने मेंस के दौरान लिखे, जो प्रिपरेशन था प्रिपरेशन के दौरान मैंने लिखा। उस दौरान मैंने प्री दिया नहीं था, तो जैसे ही एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ मेंस का पेपर मुझे तो देना नहीं था, बट मेंस का पेपर देखने की हमेशा से ख्वाब रहता है कि चलो मैं देखूँ कि मैं तैयारी के लिए दिल्ली आया हूँ तो किस तरीके के पेपर आते हैं। तो पेपर देखने में सच में बड़े ईजी लगते हैं, लगता है चलो किस तरीके से पूछा एग्रीकल्चर के बारे में, अभी वर्ल्ड में थोड़ा सा एक कहीं पर डिस्कशन चल रहा है तो थोड़ा जेरूसलम के बारे में पूछ लिया, तो वो देखने में काफ़ी ईजी लगता है। तो लगा कि प्रश्न तो ठीक ही है, सारी चीज़ें लगभग जज में ही आ रही हैं। साइंस टेक्नोलॉजी का भी वही सिचुएशन था, इसके अलावा डिफेंस का भी यही सिचुएशन है जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो लगा कि चलो चीज़ें थोड़ी लाइन पे। मैंने काफ़ी मेहनत किया, 2-3 महीने और मैंने मेंस का प्रिपरेशन किया और लगभग 4 से 5 महीने मैंने कम्प्लीटली प्री पे किया। आप देखोगे कि जब आप जीएस का अलग अलग सेक्शन है, आज भी जब आप जीएस की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको हिस्ट्री से लेकर पॉलिटी से लेकर के और आपको ज्योग्राफी की तैयारी करनी पड़ेगी, करंट अफेयर्स की तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने एक छोटी सी बुक की लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट मैं आपके साथ में शेयर करूँगा कि किस सब्जेक्ट के लिए मोटे तौर पर क्या पढ़ना चाहिए।
तो मैंने जब अपनी जो बुक डिसाइड की और जब मैंने प्री की तैयारी शुरू की, तो आपसे भी मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि कम से कम 4 से 5 महीने आप जरूर सीखें। 1 साल प्री की तैयारी के लिए देने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरुआत के 6 से 7 महीने कम्प्लीटली आप मेंस ओरिएंटेशन ही पढ़ाई करो। बिल्कुल ही देखने की ज़रूरत नहीं है कि प्री में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, देखने की भी ज़रूरत नहीं। और लास्ट में 4 से 5 महीने आप मेंस को छोड़ दो, क्योंकि मेंस के बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो प्री के एग्जामिनेशन में आपको काम आ जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए ले लो, आप पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन तो आप पढ़ते ही हो मेंस में, तो आपने मेंस के सारी पॉलिटी चीज़ें पढ़ ली, आपने कुछ कई क्वेश्चन भी कर लिए। अब वही चीज़ें जब प्री के एग्जामिनेशन में आएंगी तो इस बात की अपेक्षा तो की नहीं जा सकती है कि आप उसको जानते हो। प्रैक्टिस करने के बाद वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हो, आपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ा, आपने उसके बारे में देखा, गांधी का आंदोलन कैसे हुआ, गांधी का अभ्युदय कैसे हुआ, उसके बाद किस तरीके से किन चुनौतियों के साथ हम लोगों ने इस आज़ादी को हासिल किया। ये चीज़ें जब आपने मेंस में पढ़ ली, रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ ली, और जब ये प्री में पूछा जाएगा और जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो, जो मैंने लास्ट में बताया 4 to 5 मंथ्स, उससे अधिक समय देने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा समय देते हो तो कहीं ना कहीं आपकी मेंस का जो आपका जो टाइम स्लॉट है, और वो मेंस कहीं ना कहीं आपका पिछड़ जाएगा। फिर आप प्री के बाद का जो शेड्यूल है वो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो प्री देने के ठीक पहले जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लें कि आपका मेंस का सिलेबस लगभग एक बार पढ़ा हुआ हो जाना चाहिए। क्वेश्चंस 2-3-4 सालों का आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। लिखने की जो प्रैक्टिस है, थॉट का जो लेवल है वो डेवलप हो जाना चाहिए। इसके बाद आप 4 से 5 महीने का समय आप डेडिकेशन के साथ दो अपने प्री के एग्जामिनेशन के। इसके बाद जब आप प्री दोगे और जैसे ही प्री खत्म होगा, 1 से 2 दिनों के रेस्ट के बाद जब आप मेंस का अपना सिलेबस उठाओगे, मेंस के अपनी बुक्स उठाओगे, तो उनके साथ में एक कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी विकसित चुका आपका हो चुका है। अब उसी को थोड़े से और डेप्थ में जाना है। आपने कई आंसर लिखे हैं, आपका थॉट लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन उस आंसर को दोबारा लिखे जाने की ज़रूरत होगी, तो आप सहज महसूस करेंगे और यही सहजता आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगी। ये पता चलेगा आपको मेंस के ठीक बाहर। तो ये आप लोगों के साथ में एक जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, यूपीएससी का सिलेबस तो आज स्टेट में सारी जगहों पे है, सारे लोगों के पास में भी है। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ कि जब मैंने पहली बार प्री दिया तो हमारे समय में निगेटिव मार्किंग आ गया था। आज भी निगेटिव मार्किंग है ही, 1/3 का निगेटिव मार्किंग था। और हमारे समय में एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट भी हुआ करता था और एक जीएस का पेपर हुआ करता था। 2 पेपर हुआ करता था। सीसेट बाद में आया। जो सीसेट आज के डेट में सिविल सर्विसेज में क्वालिफाइंग का है वो इनफैक्ट बाद में आया। तो इसमें 33% के साथ में आपको केवल और केवल पास करना है, एंड पेपर 1 आपको मार्क फेचिंग है। और 200 नंबर में जो पेपर 1 है, अगर आप आईएएस की बात करें तो 200 नंबरों में से अगर आप 98 से 100 के आसपास लेकर के आते हैं तो इसमें चयन का चांसेस बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आप 105 क्रॉस कर जाते हैं किसी भी तरीके से, तो आप एकदम से श्योर माने कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, मन में झिझक नहीं करना चाहिए। तो ये आईएएस की प्री का एक तरीके से क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो मैंने 2 से 3 सालों का एनालिसिस में लाया था। तो उस एनालिसिस का यही है निष्कर्ष इनफैक्ट कि आपको 100+ अगर मार्क्स आ जाते हैं तो आप अपने आप को सिक्योर मान के चल सकते हो कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मेंस आप जान रहे हो कि जो आईएएस का जो मेंस है वो उस मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं, हिंदी और एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है जो क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, जिसमें देखना होता है कि आप कितना सहज महसूस करते हो हिंदी के साथ में या किसी दूसरे लैंग्वेज के साथ में, इंग्लिश आप पढ़ पाते हो या नहीं पढ़ पाते हो। तो एक इंग्लिश का पेपर होगा लगभग 300 मार्क्स का, और एक आपका इंडियन लैंग्वेज का पेपर होगा। जो नॉर्मली हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हिंदी ही देते हैं। इसमें ट्राइबल लैंग्वेजेस भी कुछ शामिल हैं, तो आप ट्राइबल लैंग्वेज के साथ भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। मेंस में जीएस में 4 पेपर हैं और प्रत्येक पेपर 250 नंबर का है। कुल मिलाकर के लगभग 1000 का नंबर इसमें हो जाता है। ऑप्शनल के 2 पेपर हैं। ऑप्शनल का एक ही सब्जेक्ट आपको चयन करना है और उसमें कुल मिलाकर के 2 पेपर हैं, दोनों 250 मार्क्स के हैं। तो 1000 जीएस का, 250 यानी कि 500 के आसपास का मार्क्स हो गया आपका ऑप्शनल का, कुल मिलाकर के 1500 हो गया। एंड आपके मार्क्स हो जाएंगे 275 का पर्सनालिटी टेस्ट का, जिसको हम इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। ये कंप्लीट एक फाइनल लिस्ट बनता है इन्हीं दोनों के रिटन के आधार पर। अगर किसी स्टूडेंट को रिटन में लगभग 800 के आसपास का नंबर आ जाता है तो आप मान के चलें कि एक इंटरव्यू के लिए तो कॉल हो ही जाएगा। कई बार जैसे शुभम ही है तो शुभम का 800 नहीं आया था, इनफैक्ट 800 से थोड़ा से कम ही थे, इनफैक्ट 750 पौने 800 के आसपास का था, और उसमें उन्होंने क्वालिफाई कर दिया।
तो आप देखेंगे कि लगभग हम लोग के समय वही था, आज में भी पैटर्न वही है कि आप अगर 55% से 60% लाते हैं तो आप न सिर्फ IAS मिलेगा, क्योंकि इसमें कुल 22 सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है और 22 सर्विसेज बहुत ही अलग अलग है। आप इनकम टैक्स के अधिकारी बन सकते हो, आप डाक सेवा में जा सकते हो, आप एक तरीके से दिल्ली के जो दूसरे सर्विसेज है उसमें आप जा सकते हो। तो एक अलग अलग सर्विसेज का पूरा एक लिस्ट है। जब आप मेंस का फॉर्म भरोगे तो उन सारे लिस्टों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कई ऐसे सर्विसेज जिनके बारे में हम लोगों ने सुना भी नहीं है, वो सर्विसेज भी रहेंगी। पांडिचेरी पुलिस सेवा है तो फिर पांडिचेरी की सर्विसेज करनी पड़ती हैं। डाक सेवा मैंने आपको बताई दिया। रेलवे ट्रैफिक है, रेलवे की सर्विसेज है। रेलवे के जो बड़े अधिकारी हैं वो वास्तव में इसी सर्विसेज से आकर के बनते हैं। तो ये 22 सर्विसेज है। लेकिन यदि आप 800 प्लस नंबर लाते हो और इंटरव्यू में 160 प्लस लाते हो, क्योंकि आज के डेट में 275 है, और अगर आपने 1000 नंबर क्रॉस कर लिया 1000 के आसपास, तो आप मान के चलो कि IAS में सिलेक्शन पक्का है। और अगर उससे थोड़ा सा कम हुआ तो आप किसी दूसरे रैंक में आप आ सकते हो, IPS है या फॉरेन सर्विस के जो दूसरे सर्विसेज हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज कितने हैं टोटल? एनीबॉडी? ऑल इंडिया सर्विसेज कितने हैं? कौन कौन से हैं? और IFS का मतलब फॉरेन सर्विसेज है, इतना तो आप जान रहे हैं। और बाकी सारे सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप A एंड ग्रुप B के सर्विसेज हैं। तो ऑल इंडिया सर्विस का जो नेचर है वो नेचर इस तरीके का है कि आपका एक स्टेट कैडर डिसाइड होगा, जैसे मेरा कैडर झारखंड है। दूसरा है कि आप ऑल इंडिया सर्विसेज में आप दिल्ली भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं या किसी दूसरे ऐसे जगह पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसका एक आधार है, जैसे अगर मेरा होम स्टेट बिहार है तो मैं बिहार जा सकता हूँ। दिल्ली में किसी भी समय जा सकता हूँ, जब भी मैं अप्लाई करूँगा, जब भी सरकार मुझे अलाउ करेगी तो मैं दिल्ली कभी भी जा सकता हूँ। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज का नेचर ही इस तरीके से है। एक दूसरा जो ऑल इंडिया सर्विसेज का नेचर है और काफ़ी लंबे समय से यूज़ नहीं हो रहा है, वो है कि अगर किसी भी राज्य में किसी भी तरीके की दिक्कत हुई तो केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहमति से उस जगह पर विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। और ये काफ़ी पहले हुआ था, बट आज के डेट में जब जो लास्ट 10 से 12 सालों से जो परंपरा चल रही है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के इस नेचर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो मैंने जब पहली बार प्री दिया हमारे समय में मैं आपको बता रहा था, मैंने जब प्री दिया तो उस वक्त नेगेटिव मार्किंग आ चुका था। मुझे बिल्कुल ही अपेक्षा नहीं थी प्री में क्वालिफाई कर जाएंगे। पहली बार दे रहे थे तो एक वहाँ पे दिल्ली का एक अलग सा माहौल रहता है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ देखो और भीड़ है, तो लगता ही नहीं था कि उस भीड़ से हम हट के नहीं है टाइप का। प्री का मैंने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, तब तक मैं मेंस की तैयारी कर रहा था। प्री में मेरा क्वालिफाइड मैं कर गया, तो मैं मेंस की तैयारी कर ही रहा था। और मैंने आपको बताया कि मैंने ज्योग्राफी पब्लिक हेल्थ की तैयारी पहले से मैं कर ही रहा था। तो फिर उन्हीं किताबों को लेकर मैं पढ़ रहा था। थोड़ा सा और स्वाभाविक है, थोड़ी सी और तेज़ी आ जाती है, गति आ जाती है। तो फिर मैंने रिटन का एग्जामिनेशन दिया। रिटन के एग्जामिनेशन के बाद मुझे बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी कि आपका इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गया। राजकुमार सर, मेरे साथ एक समस्या ये थी कि मैं कभी टाई पहना नहीं यार, ऐसे ही जैसे बैठा रहता था हमेशा क्लासेस में। तो मुझे लगा यार टाई पहन के कौन जाएगा। तो मार्केट में जा करके फिर पैंट शर्ट खरीदा, फिर टाई खरीदी, घर में 4 घंटे लगा के प्रैक्टिस किया। हर किसी को करना होगा, आप कितने भी एकेडमिक पढ़ाई किया, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आपको करना भी ये चीज़ है, क्योंकि इससे आपकी संस्था पता चलती है। फिर एक बड़ा सा शीशा हम लोगों ने छोटे से शीशे में आधा जीवन बिताया, तो एक बड़ा सा शीशा लाया कि कैसा लगते हैं। ये पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो करना ही है आपको। मैंने भी किया। किसी तरीके से लगता था कि गला फंस गया है, फिर भी उसी गले के साथ आवाज़ निकाल के अपने आप को तरोताज़ा किया। इंटरव्यू दिया। प्रवीण तलहा हमारी बोर्ड की चेयरमैन थी। और मैं आपको जानकारी दे दूँ, प्रवीण तलहा फर्स्ट मुस्लिम वोमेन थी जो कि UPSC के मेंबर के रूप में आई थी। एंड सी वॉज द चेयरमैन ऑफ माई इंटरव्यू बोर्ड। इंटरव्यू मैंने दिया, ठीक ही गया इंटरव्यू। हिस्ट्री से उन्होंने सवाल किए थे, कुछ और सवाल उन्होंने किए थे, बट नंबर मेरे बहुत अच्छे नहीं आए। 160 के आसपास का नंबर आया। तो उन्होंने थोड़ा 20 में रखा था। अगर 130-35 देता तो लगता है कि चलो ठीक है, हटा ही दिया टाइप का। फाइनल जब रिजल्ट आया तो नहीं भी अपेक्षा होने के बावजूद भी मुझे लग रहा था कि मैं मेंस में मैंने बहुत अच्छा नहीं किया। ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाता, किसी को नहीं आ पाता है। मुझे भी लगा कि पता नहीं कुछ आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अपेक्षा हो जाती कि चलो अगर कुछ आ जाता ईश्वर की कृपा से तो बेहतर ही होता। मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे टोटल नंबर आए थे 1184। हम लोग के समय का कॉम्बिनेशन अलग था। लगभग 2300 नंबरों का एग्जामिनेशन होता था इंटरव्यू को मिला करके। और जो सिलेक्शन का जो सबसे लास्ट जो पायदान था वो लगभग 11 से 91 था। मुझे बड़ा दुख हुआ। मेंस में अच्छा नहीं जाने के बावजूद भी, कॉन्फिडेंस नहीं रहने के बावजूद भी दुख तो होता ही है यार। तो मुझे भी दुख हुआ। मुझे लगा कि यार मैं तो कर सकता हूँ।
अब मुझे दोबारा तैयारी करनी चाहिए। फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया और मेरे दोनों ही जो इंटरव्यू बोर्ड के जो चेयरमैन थे, वैसे तो यूपीएससी में जो भी मेंबर बनते हैं, जो भी चेयरमैन बनते हैं, काफ़ी देश के क्या कर सकते हैं आप, बड़े ही अच्छे पर्सनालिटी होते हैं, उनकी एक अलग पहचान होती है देश में। तो मेरे जो कलाम जी के साथ उन्होंने काम किया था, जब सेकंड मैंने इंटरव्यू किया अगली बार में, तो कलाम जी के साथ उन्होंने काम किया था। और बालाकृष्णन सर थे, वो बालाकृष्णन सर थे, उनकी आदत थी कि जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो सवाल तो पूछते ही हैं, वो आपको चॉकलेट देते थे लास्ट में। अच्छा, वो आपसे भी कहते थे लास्ट में, उनकी एक आदत हुआ करती थी कि वो आपसे लास्ट में कहेंगे कि आप एक सवाल मुझसे पूछो। ये उनकी एक हैबिट थी। हम लोग सारा देखिए इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे पहलू हैं। जब हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे, अभी स्पेसिफिक बात करने का समय नहीं है, तो बहुत सारी तैयारी के पहलू होते हैं। आपको अपने बैकग्राउंड पे काम करना होता है, आपके अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स पे काम करना होता है, अपने बैकग्राउंड पे अपने भाई आपके क्या कर रहे हैं, बहन क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, सब चीज़ों की इतनी प्रोफाइलिंग करनी होती है। तो हम लोग यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं सबकी प्रोफाइलिंग करके रखते थे कि अगर वो आ जाएंगे तो उनका एकेडमिक किस तरीके का है, अगर बाला सर आ जाएंगे तो उनका क्या है। तो जैसे ही मिला वहाँ पे कि चलो इनके पास आना है, मेरे पास 1 घंटे का समय था, चूँकि वहीं पे डिसाइड होता है, तो मुझे लगा कि एक सवाल वो कौन सा पूछना, तो मैं पहले से उनके प्रोफाइल में लिख के गया था। बाकी सारे प्रोफाइल मैंने बैग में डाल लिए और वो प्रोफाइल मैंने देखना शुरू किया। तो उनका थोड़ा साइंस टेक्नोलॉजी के साथ में झुकाव था, उसी तरह का प्रश्न पूछा करते थे। तो मैंने भी वैसा ही प्रश्न एक उनको जोड़ दिया टाइप का लास्ट में कि सर अगर ऐसा होता तो कैसा होता। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है और इस तरीके से करना चाहिए। तो इंटरव्यू इस तरीके से गया। मेरे साथ एक लक की बात ये रही सर कि इंटरव्यू जस्ट था मेरा, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, मुझे याद है 13 मई 2009 में मेरा इंटरव्यू था और 11 मई को मेरा सिलेक्शन यूपीएससी के एसडीएम के पद पे हो गया था। मैंने एक ही मात्र दिया था किसी भी स्टेट का सिविल सर्विसेज, मैं स्टेट का सिविल सर्विसेज देता ही नहीं था। बट घर वालों को लगा कि एक बार इसने आईएएस दिया है, हुआ नहीं हुआ पता नहीं इसका भविष्य क्या होगा, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा फॉर्म भरवा दिया था, ज़बरदस्ती प्री भी दिलवाया, मेंस भी दिलवाया। तो मैंने मेंस केवल प्रैक्टिस के लिए दिया था ताकि मैं भूल न जाऊँ कि वहाँ पढ़ा है तो पता नहीं यूपीएससी में लिख पाऊँगा कि नहीं लिख पाऊँगा। ये होता ही है, आप जब आईएएस की तैयारी करोगे, दिल्ली में रहोगे, आपका एक अच्छा सर्किल रहेगा और आप जब यूपीएससी या जीपीएससी लिखने आओगे तो लगेगा कि यार इसमें तो होना ही चाहिए, मैंने तो इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी तैयारी की, अब ये जीपीएससी क्या पूछ लेगा। तो एक छोटा सा कॉन्फिडेंस सेट का रहता है। उस कॉन्फिडेंस को प्रूव करने के लिए मैंने बीपीएससी का दिया कि चलो ठीक है मैं दे देता हूँ मेंस। और वो भी इसलिए दिया क्योंकि आईएएस के प्री के आसपास, मेंस के आसपास या इंटरव्यू के आसपास नहीं था। तो नहीं था तो खाली बैठे क्या करेंगे, इसी बहाने घूम लो। तो उस टाइप से मैंने करके दे दिया। 11 मई को मेरा रिजल्ट निकला, 2 दिन दोस्तों ने खूब नोचा, पढ़ने नहीं दिया, पर्सनालिटी टेस्ट का मिला। 13 मई को सुबह में मैं किसी तरीके से भाग, सर उस वक्त हम लोग मेट्रो में जाते थे। आज आप दिल्ली में जाओगे, आप मेट्रो में चढ़ोगे तो जब आप निकलोगे तो बिल्कुल निचड़े हुए रहोगे टाइप का, खुद से आपको ना चढ़ना है मेट्रो पे और ना ही खुद से उतरना है। लोग धक्के मार के आपको चढ़ाएंगे, धक्के मार के उतार देंगे। ये सिचुएशन वर्तमान मेट्रो का है। हमारे सामने ये चीज़ें नहीं थी, हम लोग बड़े आराम से टैग लगा के हम लोग गए। 2 दिन दूसरे को देखा तो अच्छा वो भी लगता है इंटरव्यू देने जा रहा है, खुद से भी ऐसे किया टाइप का। तो वो वाला ईज फील करते थे हम लोग कि आप शर्ट अगर आयरन करा के जा रहे हो तो कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग कई लोग कैब करके जाते हैं। आजकल तो ओला फुला का भी ज़माना आ गया, हमारे समय तो कुछ मोबाइल था ही नहीं, एक छोटा सा मोबाइल लिया जिससे कई कोई बात किया करते थे घर पे। तो इंटरव्यू गया, इंटरव्यू दिया, फाइनली सिलेक्शन हो गया, झारखंड मिलना था, झारखंड आ गया। और इसके बाद फिर हम लोगों ने जो आपको बताया कि एक सिचुएशन बना करके हम लोगों ने तैयारी करवाने के लिए सोचा। तो अब मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में बता देता हूँ, आप लोग कुछ बुक्स के बारे में नोट कर लीजिए। ये समान रूप से उपयोगी है आपके जेपीएससी के लिए भी, बीपीएससी के लिए भी, और साथ ही उपयोगी है आपके आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ और उन चीज़ों को आप जब नोट करेंगे तो ये चीज़ें प्री में भी समान रूप से काम करेंगी। देखिए GS 1 का एक पार्ट है आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है। और तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप यदि एनसीईआरटी पढ़ते हो 11, 12 तो बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम की भी किताब आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो आप स्पेक्ट्रम से लेकर के इसकी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा विजन आईएएस का कुछ क्लासेस दिल्ली में चलता है और उसके नोट्स भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो विजन के नोट्स कई बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूँ। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से विजन के जो नोट्स हैं अलग अलग सेक्शन के, वो निश्चित तौर पे आप अपने पास रखिए।
क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हो तो उसके पीछे मंशा सिर्फ इतनी होती है कि आप उस हर्ड का पार्ट बन सके, उस भीड़ का पार्ट बन सके जो एग्जैक्टली इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आपका साइकोलॉजिकल लेवल एक रहेगा कि अगर दिल्ली के बच्चे विजन पढ़ रहे हैं तो वो कहीं एक लेवल आगे न चले जाएं। आपको उनके साथ समानता रखनी है और उसके मटेरियल्स भी अच्छे हैं, आपको निश्चित तौर पर उसको पढ़ना चाहिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए जो आपने जो 9th and 10th के जो ओल्ड NCERT वाली जो किताब है आप उसको भी ले सकते हो। ओल्ड NCERT आप फोटो कॉपी भी मिल जाएगा उसका, या फिर आप अगर परचेज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। एक सिंघानिया जी हैं जो पढ़ाते हैं कल्चर के लिए स्पेशली। आप देखोगे कि IAS में एक इंडियन आर्ट एंड कल्चर करके भी एक सेक्शन उसमें जुड़ा हुआ है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे प्री को कवर करने में भी आपको निश्चित तौर पर मदद मिलता है। तो आप सिंघानिया के नोट्स स्पेशली इंडियन आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर से पढ़ाई कीजिए इसको। GS के अगर पेपर 2 की बात करें, अगर हम सिविल सर्विसेज UPSC की बात कर रहे हैं तो GS के पेपर 2 की बात करें तो आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब जरूर से पढ़ें। लक्ष्मीकांत की किताब काफ़ी अच्छी है। गवर्नेंस के लिए भी उनकी किताब अच्छी है, तो आप पॉलिटी भी आप कवर कर लेंगे और साथ में गवर्नेंस के लिए भी लक्ष्मीकांत की किताब, तो दोनों ही समान रूप से उपयोगी हैं। आप इसको निश्चित तौर पर पढ़ें। इसमें एक सोशल जस्टिस एक पार्ट है। आप जब IAS का सिलेबस देखोगे तो सोशल जस्टिस इसका एक पार्ट है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, या हम बच्चों के साथ में बाल संरक्षण है, या दूसरे तरीके के रोजगार या शिक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं जिसको हम ओवरऑल एक सोशल जस्टिस से लेकर के देखते हैं। जिसमें विजन का मेंस 365 करके एक आता है, उसको आप निश्चित तौर पर सब्जेक्ट वाइज जो मटेरियल है उसको आप पढ़िए। इसमें इंटरनेशनल रिलेशन जिसको हम IR शॉर्ट में उसको हम IR के नाम से जानते हैं, IR के लिए आप करंट अफेयर से भी कवर हो जाएंगे और विजन के नोट से भी कवर हो जाएंगे। ये दोनों ही चीज़ें आप मिला करके आप पढ़ाई के लिए। GS पेपर 3 इकोनॉमिक्स है, जो कई लोगों को इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि ये रेगुलर हमारी पढ़ाई का पार्ट होता नहीं इकोनॉमिक्स। तो उसके लिए आप एक शंकर गणेश जी की किताब है उसको आप निश्चित तौर पर पढ़ें। इकोनॉमिक सर्वे आप देखोगे कि हमारे जो सेंट्रल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके तरफ से इकोनॉमिक सर्वे की किताब आती है और बजट की किताब आती है, उसको आपको निश्चित तौर पर पढ़ना चाहिए। और एक एडिशनल जो अंक होता है जिसको हम अतिरिक्तांक के नाम से जानते हैं, वो क्रॉनिकल का भी आता है, इसके साथ में प्रचुर दर्पण का भी आता है। तो दर्पण या क्रॉनिकल इन दोनों में से किसी का भी आप एक ले करके आप पढ़ाई कर सकते हो इकोनॉमिक्स का अतिरिक्तांक। इससे आपको काफ़ी जो बेसिक चीज़ें हैं क्लियर हो जाएंगी। एग्रीकल्चर का सेक्शन मेंस 365 जो नोट्स है उससे कवर हो जाएंगे। इन्वायरमेंट आपका NCERT से कवर हो जाएगा। NCERT के अलावा जो करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं उससे कवर हो जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके लास्ट 2 ईयर्स के करंट अफेयर्स आप अगर पढ़ोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक मेजर पार्ट आपका कवर हो जाएगा। अगर आप लास्ट 2 ईयर्स का साइंस टेक्नोलॉजी आप लेते हो तो करंट अफेयर्स लेते हो तो इससे आपका साइंस टेक्नोलॉजी कवर हो जाएगा। और अगर आप विजन 365 का लेते हो इससे भी आपका ये कवर हो जाएगा। एक इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा जिसको हम बोलते हैं कि जैसे देश के विभिन्न भागों में क्या चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, या नक्सलवाद को लेकर के क्या है, तो एक अलग टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी। ये भी आपके विजन के मेंस 365 जो नोट्स हैं इससे आपके कवर हो जाएंगे, उसको आप पढ़िए। एक स्पेसिफिक सिलेबस है जो केवल IAS के लिए है, वो है पेपर एथिक्स का। वो नॉर्मली JPSC में नहीं है, BPSC में नहीं है, किसी दूसरे स्टेट सिविल सर्विसेज में नहीं है। उसको आप अगर IAS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहो तो क्रॉनिकल्स के आते हैं, एथिक्स का एक बुक है, नोट्स है, आप उसको लेकर के पढ़ाई कर लीजिए। और कुछ केस स्टडी है, वो केस स्टडी आपके अपने टीचर या किसी सीनियर की सहायता से आप कीजिए, या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो सोल्व आप करते हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ाई करते हैं तो ये हो जाता है। अब मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ किस तरीके से आप नोट्स बनाएं, या अगर आपको बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं तो किस तरीके से उसको पढ़ाई करें, और न्यूज़पेपर को कितना प्रेफरेंसेस दें। न्यूज़पेपर में बिल्कुल ही क्लियरिटी है। अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो न्यूज़पेपर आपको कम से कम एक इंग्लिश का जरूर से पढ़ना चाहिए,
क्योंकि आपको क्वालिफाई जब करना होगा तो एक इंग्लिश का पेपर आपको क्वालिफाई करना है। तो एक मोटी सी समझ जरूर से होनी चाहिए कि आखिर इंग्लिश में अपनी बातों को कैसे कहा जाता है, किस तरीके से हम उसको समझते हैं। तो एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर कोई भी आप उठा करके पढ़ें, इसमें कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो चाहे आप हिंदू पढ़ लें या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लें, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लें, लेकिन कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ें। और हिंदी का कम से कम, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं या हिंदी माध्यम से अगर आप देना चाहते हैं, तो हिंदी का एक पेपर आप कोई भी आप उठा करके पढ़ें। जो जैसे राष्ट्रीय सहारा है, हम लोग राष्ट्रीय सहारा पढ़ते थे, उसका राष्ट्रीय संस्करण ही पढ़ें, प्रादेशिक संस्करण बिल्कुल ही ना पढ़ें। और उसमें भी पूरी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उसमें फर्स्ट पेज देखें, जो नेशनल न्यूज़ है हमारे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज़ है वो देखें, खेल और खिलाड़ी थोड़ा सा आप देखें। इकोनॉमिक्स का पार्ट कभी कभी देता है, कुछ न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छा है, कुछ न्यूज़पेपर में बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स चीज़ों को कवर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आर्थिकी देखते थे, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय देखते थे, इसके अलावा हम लोग खेल खिलाड़ी और नेशनल, यही 4 चीज़ें देखते थे। हम लोग पेज नंबर 3, 4, 5, 6 पे नहीं जाते थे कि लोकल में क्या हुआ। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो लोकल न्यूज़ में बिल्कुल नहीं जाना है। ये चीज़ें आप जब आप पढ़ेंगे तो कई बार आपको बड़ा ही इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों से मिल जाएगा। जैसे जो भी करंट अफेयर की चीज़ें हैं, सपोज करो कि हमारे यहाँ पॉलिटी में बहुत सारे इश्यूज़ निकल के सामने आते रहते हैं कि क्या गवर्नर सच में काम करते हैं केंद्र सरकार के बिहाफ में। तो कई राज्यों में जो विवाद होते हैं उसको लेकर के ये इशू जब भी गरमाता है, आप मान के चलो कि यूपीएससी उन चीज़ों को पकड़ करके प्रश्न पूछा करते हैं। और कई बार न्यूज़पेपर बड़े ही स्मार्टली इन चीज़ों को एक पूरा कवरेज देते हैं। वो कवरेज आपको लेकर के अपने साथ पेपर की कटिंग रखनी चाहिए। कई लोगों का भ्रम होता है कि क्या पेपर की सारी कटिंग रखनी चाहिए। कई चीज़ें तो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, कई चीज़ों के बारे में तो हम बिल्कुल नहीं जान रहे होते हैं। मेरा कहना बिल्कुल ही नहीं है कि सारी चीज़ों को रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सारी चीज़ें रखेंगे तो आपके नोट्स भी साइड में हो जाएंगे, आप बहुत ध्यान नहीं दे पाओगे। तो जो विशेष अंक होते हैं आपको न्यूज़पेपर के, जैसे कई बार इन्वायरमेंट डे आता है हमारा, या कई बार हमारा वुमेंस डे आता है, तो इस तरीके के जो इशूज़ होते हैं, एड्स दिवस जब आता है तो एड्स के मामले में पूरे एक आंकड़े न्यूज़पेपर वाले रख देते हैं, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। उन चीज़ों को निश्चित तौर पे आप पढ़िए और उसकी कटिंग अपने पास रखिए। सारे न्यूज़पेपर के हर चीज़ों को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो लगेंगे कि हर चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है यार, हम तो इस चीज़ को जानते ही नहीं। आप समझ लो मेरी बात? तो उन चीज़ों को रखने की ज़रूरत नहीं है, जो सच में महत्वपूर्ण है उसको आप रखिए और उसी से अपने नोट्स को आप इंजिज कीजिएगा। इंग्लिश भी आप पढ़ें तो इसी तरीके से पढ़ें। एक एडिटोरियल आता है, एडिटोरियल को भी निश्चित तौर पर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ओपिनियन बनाने के पहले देखिए, हम सब लोगों का दिमाग कई चीज़ों के मामले में देख करके बड़ा ही कच्चा होता है। जब हम किसी चीज़ को पहली बार देखते हैं, पहली बार सुनते हैं, पहली बार किसी का ओपिनियन देखते हैं, तो हमारा ओपिनियन भी उसी के समान कायम हो जाता है। तो आप न्यूज़पेपर के मंतव्य को बड़े ही सावधानी से पढ़ें। अभी जैसे ट्विटर को किसने हैंडल किया है, अभी जस्ट ट्विटर को किसने परचेज कर लिया, सब लोग जान रहे हैं। अभी मस्क क्या करेगा, इसकी चिंता यहाँ पे कोने में बैठे हुए किसी व्यक्ति को है जिसकी कोई अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। लेकिन उसका मंतव्य अगर आपके लिए बहुत मायने रखता है, मुझे नहीं लगता कि मायने रखना चाहिए कि यहाँ के न्यूज़पेपर क्या लिखते हैं, कोई एडिटोरियल क्या लिखता है, कोई पता ही नहीं है। एलन मस्क उनकी सोच से काफ़ी दूर की चीज़ है। तो ऐसे मंतव्य निश्चित तौर पे आपका एक दिमाग डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाएंगे। और आप चाहें या ना चाहें, कहीं ना कहीं अगर इससे जुड़े हुए कोई सवाल आपसे कोई डिस्कशन में आता है तो 2 साल ही पुराना, 3 साल ही पुराना वो चीज़ें निकल करके आपके जुबान पे आती है और वो चीज़ें ठीक नहीं है। इसलिए मंतव्य कभी गठित मत कीजिए। ये बड़ा ही कॉमन मिस्टेक है जो हम अनायास ही कर लेते हैं, जानबूझ से नहीं करते, अनायास ही कर लेते हैं। तो इन चीज़ों में बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है कि कौन सा मंतव्य गठित करना है, कौन सा मंतव्य गठित नहीं करना है। अब एक और छोटी सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। विकसित और विकासशील देशों के बीच में ये पॉलिटिक्स का टूल्स है। इसको जब आपको लिखना होगा तो आप किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से समझेंगे, इसके लिए आप एनवायरमेंट जो भी स्पेशल अंक आते हैं उसको आप लीजिए। इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा बस आपको 30 सेकंड में समझाता हूँ। आप देखिए कि जब भी हमारे यहाँ वैश्विक जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स जो गठित हुए हैं उस पर मीटिंग होती है। मैं केवल मोटे तौर पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बहुत डिटेल नहीं दे रहा हूँ। तो जब भी ये मीटिंग्स होती हैं उस मीटिंग्स में सिर्फ इतनी ही बातें आती हैं कि हमें कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहिए। एक मोटा सा निष्कर्ष यही है कि अगर हम कार्बन उत्सर्जन कम नहीं करेंगे तो ओवरऑल हमारा जो अर्थ का जो हीट का जो बजट है, अर्थ का भी अपना एक बजट होता है, हीट बजट होता है, वो बजट कहीं ना कहीं असंतुलित होगा और ज़्यादा उष्मा की वजह से हमारा धरती गर्म होगा और उसके बहुत ही दुष्परिणाम होंगे। क्या दुष्परिणाम होंगे?
ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा सूखा आएगा, हमारे तटीय इलाके डूब जाएंगे वगैरह वगैरह जो उसके निष्कर्ष लिखे जाएंगे। लेकिन कोर इशू क्या है? कार्बन उत्सर्जन। कार्बन उत्सर्जन को कम करने का दबाव अंतर्राष्ट्रीय फोरम से हमेशा उन देशों पर रहा है जो देश विकासशील माने जाते हैं। ये दबाव विकसित देशों पे नहीं है। इसलिए नहीं है कारण कि उन लोगों ने विकास के इस दौर में, जिस दौर में अभी हम और हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं, उस अवस्था को उन्होंने 100-200 साल पहले ही प्राप्त कर लिया है। जब उपनिवेश का एक लंबा दौर था, उपनिवेश के उस लंबे दौर में हमारे संसाधनों से बहुत सारे देशों ने अपनी औद्योगिक क्रांतियाँ सफल की। उन्होंने विकसित होने का अपना जो मुकाम था वो प्राप्त कर लिया। अब उनके पास वो तकनीक है जिस तकनीक के आधार पे वो दावा करते हैं कि विश्व का कार्बन उत्सर्जन कम होना चाहिए। तो विकासशील देशों ने एक डिमांड किया कि ठीक है, आप हमें वो तकनीक दीजिए जो आपने सदियों से हमारा शोषण करके उपनिवेशवाद को विश्व में कायम रख करके प्राप्त कर लिया है। अब ये तकनीक देने से रहे, ये तकनीक देना नहीं चाहते और चाहते कि बिना तकनीक दिए हम कार्बन उत्सर्जन को कम करें। तो एक बेसिक इशू है। जब आप इस कोर इशू को आप समझेंगे तब आपको बड़ा ही अच्छा समझ में आएगा कि किस पॉलिटिकल टूल्स के आधार पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों आखिर विकसित देश, यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका या बाकी कंट्रीज़ विकसित देशों पर दबाव देने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही चीज़ें वैश्विक बाजार को भी संतुलित करती हैं। जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से दोहा दौर की वार्ता में वैश्विक बाजार से लेकर के ये जलवायु परिवर्तन ये दोनों आपस में इंटरलिंक, तब आपको बिल्कुल ही क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से ये चीज़ें कर रही हैं, क्या सोचना है या क्या थॉट्स को रखना है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को प्लीज़ फॉर द गॉड से किसी न्यूज़ पेपर से मत लीजिए, इसको बेसिक मटेरियल से पढ़िए, अपना मंतव्य कायम कीजिए और जब आप फिर न्यूज़ पेपर को देखेंगे तो लगेगा कि इनके पास ज्ञान बहुत अच्छा था, चलो ठीक है, या तो फिर ज्ञान बहुत सतही था, फिर आप उसके हिसाब से अपना जजमेंट आप ले सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि नोट्स को इंजीज कैसे करना है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, अगर आप सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हो, जेपीएससी दे रहे हो या फिर बीपीएससी दे रहे हो या आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपके पास एक बना बनाया नोट्स या तो मिल जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट से या फिर कई बार क्लास रिटन जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। तो ये जो नोट्स हैं, कभी कभी आपको लगता होगा कि नोट्स इतने इंरीच रहें कि या तो किताब के बराबर हो जाए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए ताकि एक बार पढ़ के सारा मटेरियल एक जगह रहे और उसके बाद जब आप उसको पढ़ें तो आप आंसर देने में बिल्कुल ही सक्षम हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता है और ना ही कभी होने वाला है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए मेहनत करके अपने प्रिंटेड मटेरियल को इतना अच्छा नहीं बना के देगा आपको कि बस सिर्फ आप उसको रट्टा मारें और जाएं एग्जाम में दे रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए आपको डेली मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसे मंथली मैगजीन जो मैंने आपको बताया होगा, मंथली मैगजीन आपको क्रॉनिकल या दर्पण, इन दोनों में से कोई भी एक पढ़ लीजिए। अगर आप रेलवे बैंकिंग वगैरह का एग्जाम देने में ज़्यादा रुचि रखते हैं तो इसके लिए आप दर्पण वगैरह पढ़िए। लेकिन आप सिविल की तैयारी करते हैं तो आप क्रॉनिकल ही पढ़िए या फिर विजन का भी एक मंथली मैगजीन आता है जो कि इंटरनेट पे भी आजकल PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो विजन प्लस क्रॉनिकल, मेरा क्रॉनिकल पे फेथ रहा है, मैंने क्रॉनिकल से ही पढ़ाई की है, तो उसके अंक लेकर के हर एक महीने आप निश्चित तौर पर पढ़िए। अब करना क्या है, एक तरफ आपका नोट्स है, दूसरी तरफ आपके मंथली मैगजीन्स हैं और फिर कुछ न्यूज़ पेपर है। जब भी आप कोई नई चीज़ें किसी चीज़ के बारे में देखें, कोई फैक्ट देखें, उस फैक्ट को निश्चित तौर पर अपने नोट्स में, जैसे हम नोट्स में चौथाई तो जरूरी छोड़ते हैं जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो उसमें साइड में जरूर से नोट कर लें। अगर कोई टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है तो उसमें साइड में नोट नहीं किया जा सकता है, तो आप एडिशनल किसी पेज पर लिख करके और फिर उसको आप टेस्ट कर लीजिए जहाँ पे आपका नोट्स का वो सेक्शन है उस जगह पर। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग डिफेंस में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम लोग डिफेंस के कितने रिसर्च हुए, कहाँ पे हमारा रिसर्च सेंटर है, हमारे पास कितनी मिसाइलें हैं, किस तरीके से हम कहाँ तक मार कर सकने में सक्षम है, इसका टेस्टिंग सेंटर कहाँ पे है। अब सपोज करो कि इसी से जुड़ा हुआ क्रायोजेनिक इंजन सिर्फ और सिर्फ रॉकेट साइंस में काम नहीं आता। क्रायोजेनिक का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि नाइट्रोजन को -52 पर रखेंगे या -50 पर रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट किसी न किसी रूप में आपको मिसाइल में भी आपका काम आता है, क्योंकि उससे आपकी प्रक्षेपण क्षमता काफ़ी लंबी हो जाती है। आप 10,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर दूर जाकर के भी मार कर सकने में सक्षम हो जाती है हमारी मिसाइलें। तो जब आप ये फैक्ट कहीं देखते हो तो अपने नोट्स की साइड में आप नोट कर लिया करो। ये एक रिसेंट टेक्नोलॉजी है जिसके खोज में भारत इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसने कायम किए हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसको कहते हैं नोट्स को इंजीज करना। ये जितनी मेहनत से, जितनी अच्छी तरीके से आप करोगे
आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही अच्छे होंगे। कारण ये है, ये थोड़ा मेहनत का काम तो है ही, क्योंकि फिर वो केस निकालना, फिर जगह पे लिखना, ये बड़ा झुंझलाहट वाला काम है। ऐसा लगता है कि काश से ना होता टाइप का। जो कर रहे हैं उन्हीं को पता होगा कि हमेशा ये फील होगा कि काश से ना होता, किसी तरीके से दोबारा लिखना, उस जगह पे साइड में लिखना, पेस्टिंग करना, पेपर का क्लिप काटना, फिर वहाँ पे पेस्ट करना, ये बड़ा बोरियत का काम है। सारी चीज़ें, कोई ऐसा जादू की छड़ी रहे कि सारी चीज़ें इकट्ठा देते मैं पढ़ूँ जाओ लिख दूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो इसको रेगुलर कर पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, उसी के सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा है। जब हम अनायास ही उन चीज़ों पे कुछ ना कुछ लिखते हैं या हम नोट्स को इंगेज कर रहे होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ जाता है। और ये मेहनत करनी चाहिए और खुद से करनी चाहिए। ये नहीं कि चलो भैया आप कर दीजिए या मम्मा आप कर दो या छोटा भाई दूसरे ज़बरदस्ती से करा दिए कि देखो पढ़ो, साइंस टेक वाला तुम कर लेना, ये वाला हम कर लेंगे। इस टाइप से नहीं होता। ये नोट्स का इंगेज आपको खुद करना होगा। और फिर मैं आपको बता दूँ, आप सेलेक्ट भी हो जाओगे ना तो नोट्स को फेंक नहीं पाओगे। सर मेरे तो सारी चीज़ें, मतलब मेरे दोस्तों ने लूट ली टाइप का, मेरी किताब वो ले गया, मेरे शूज वो ले गया, मेरे टाई वो ले गया टाइप का, लेकिन वो फिर चीज़ें आपकी हो जाती है। वो कॉन्सेप्ट आपके पास से कोई लेके नहीं जा सकता। तो वो निश्चित तौर पे करने की ज़रूरत है कि आप नोट्स को रिलीज कीजिए, रेगुलर मैगजीन्स वगैरह जरूर से पढ़ा कीजिए। प्री के एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको बताया। प्री का अब हम लोग प्री पर फोकस करते हैं थोड़ा सा, 10 मिनट हम लोग प्री पर समय लेंगे। प्री की जब आप तैयारी करो तो मैंने बताया कि मेंस की तैयारी ऑलरेडी हो जानी चाहिए, थोड़े से कुछ क्वेश्चन हमें लिखने आने चाहिए टाइप का। और अगर कोई चेक करने वाला हो जो इन चीज़ों को देख सकता है, इवेलुएट कर सकता है, तो उससे हमें इवेलुएशन करा भी लेना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से लिखते हैं। प्री के एग्ज़ाम में आप पूरे डेडिकेशन के साथ में 4 to 5 मंथ्स दीजिए। लगभग जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या आईएएस का, 1 साल से पीछे जा कर के आपको किसी भी तरीके की चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 12 महीने का मंथली मैगजीन्स अपने पास रखिए। चूँकि आपका पढ़ा हुआ रहेगा, निश्चित तौर पे आपने जब मेंस की तैयारी भी करनी शुरू की होगी, है ना, तो उस वक्त भी आपने कुछ ना कुछ चीज़ें अंडरलाइन की होंगी। उसको आप दोबारा से पढ़िए, वो पढ़ना आपके लिए आसान रहेगा। अपना रूटीन बना लीजिए किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो हम लोग कभी कभी रात में पढ़ाई करते थे तो 3-3 बजे तक पढ़ाई करते थे, क्योंकि प्री का एग्जामिनेशन सिर्फ 1 दिन का होता है। तो हम लोग रात में 3 बजे तक पढ़ाई करते थे, सबका टाइम शेड्यूल बना हुआ था। कभी कभी कुछ किताबें पढ़ने के बाद, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग के बायोलॉजिकल एंड फिजिक्स चीज़ों से मिली हुई हैं। कई चीज़ें जब आप पढ़ाई करना शुरू करोगे तो आपको नींद आएगी। अक्सर ऐसा होता है जब हम लोग कई किताबें पढ़ते तो नींद आए, तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें कब पढ़नी है। अगर नींद वाले समय में हम कुछ ऐसा चीज़ पढ़ लें जिससे सच में नींद आती हो या हम सच में हमारे कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं हों, तो फिर आपका वो टाइम खराब ही होगा। तो अपना जो टाइम शेड्यूल बनाइए वो अपने हिसाब से बनाइए कि किस तरीके से आपको किस वक्त क्या पढ़ना है। तो हम लोग रात में 3-3 बजे तक पढ़ाई क्या करते थे। 1-2 बच्चों का ग्रुप था, हम लोगों ने मौन व्रत आपस में धारण कर लिया था। वो करना जरूरी भी है। हॉस्टल में भी ये फैसिलिटी है, आपके घर में भी ये फैसिलिटी आपको क्रिएट करना ही होगा, तभी आप जा करके पढ़ाई कर पाओगे। और एक शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई करनी है कि 15 दिनों में, जैसे मैंने 4 से 5 महीने का जो समय बताया, उसमें आपको पॉलिटी रिवाइज करने में सपोज करो कि 20 से 25 दिन लगा, हिस्ट्री रिवाइज करने में 1 महीने का समय लगेगा। कुछ करेंट अफेयर्स की चीज़ों को, क्योंकि हमारे पास 12 महीने का मैगजीन है और 1 महीने का भी आया नहीं है, अभी तो हमने शुरू ही किया टाइप का, तो 8 महीने का लेकर बैठेंगे, हर एक महीना आता जाएगा, फिर एक मैगजीन्स हमारा जुड़ता जाएगा उसमें। तो मैगजीन्स पर हम 3 से 4 घंटे का समय देंगे, तो वो टाइम कौन सा होगा, इस तरीके से करके आप अपने आप को सिंक्रोनाइज करने का प्रयास कीजिए, ताकि एक ओवरव्यू आपको मिल सके और आप अच्छे से। इसमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको सोल्व करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो आजकल एक ट्रेंड भी हो गया इनफैक्ट कि अलग अलग सेक्शन वाइज क्वेश्चन भी आते हैं। नॉर्मली जैसे आप देखोगे कि 2018 में सिविल सर्विसेज में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, 19 में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, या 2020 में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको तो आपको सोल्व करना ही करना है। इसके अलावा जब आप सेक्शन वाइज पढ़ोगे, सपोज करो कि आपने पॉलिटी को एक टाइम दिया है कि हम 15 दिनों में या 20 दिनों में, क्योंकि आपने मेंस की तैयारी कर रखी है, 15 से 20 दिनों में आप पॉलिटी की तैयारी करोगे, तो फिर से आप उसका रिवीजन कर रहे हो। तो जब आप प्री का क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि काश इसी सेक्शन के क्वेश्चन ही हमें मिले, बाकी दूसरे सेक्शन के क्वेश्चन हमें ना मिले। तो मार्केट में जो क्वेश्चन बैंक है ईयर वाइज, वो आपको टॉपिक वाइज करके भी मिल जाएगा, वो भी सेग्रीगेशन है, आप उसको भी ले सकते हैं। जब आप उसको लेंगे तो जिस सेक्शन की आप पढ़ाई कर रहे हैं उस सेक्शन से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, एक बड़ा ही जोरों पे है, और कई जो अभी रिसेंट में जो जूनियर्स वगैरह जो क्वालिफाई किए हैं आईएएस में, उन्होंने जोड़ दिया है कि एक एलिमिनेशन मेथड है।
एलिमिनेशन मेथड के आधार पे ही हम लोग पढ़ाई करते हैं कि जैसे हमें अगर 4 विकल्प दिए गए तो जेपीएससी वगैरह में है कि सिंगल लाइन क्वेश्चंस होते हैं, एनालिसिस काफ़ी कम होता है। आपने पता चलना चाहिए कि किस राज्य में गन्ना सबसे ज़्यादा है, चीनी कहाँ ज़्यादा होती है, या इंडस्ट्री का क्या सिचुएशन है, आपको क्वेश्चन पकड़ जाएंगे। लेकिन आईएएस वाले एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होगा। वहाँ आप सब चीज़ जानने के बाद भी उसका डिमांड ये होगा इनफैक्ट कि आप चीज़ों को एनालाइज करें और फिर निष्कर्ष पे निकले। तो आपको वहाँ एलिमिनेशन मेथड अपनाना ही होगा इनफैक्ट कि चलो डी तो नहीं होगा, कम से कम ये तो खत्म हुआ, फिर थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे, चलो सी नहीं होगा, अब बचे 2 विकल्प। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं और उस मेथड के आधार पर ही आप प्रश्नों को सोल्व करेंगे। जब आप एग्जैक्ट तैयारी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, आपको इसी मेथड से जाना ही होगा। उस मेथड को आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैं बता रहा था सेक्शन वाइज तैयारी करने का कि जब आपने 4 से 5 महीने का शेड्यूल रखा है, इस सेक्शन की तैयारी आप कितना करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब आप देख के करोगे तो कई बार फिर चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करो कि आपने सोचा कि पॉलिटी वाला सेक्शन करते हैं और पॉलिटी वाला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करना शुरू करते हैं। तो जब आप सोल्व करना शुरू करोगे तो लगेगा कि अच्छा, मौलिक अधिकारों में ये जो 4 था, इसकी संगतता इसके साथ है और इसका आंसर वास्तव में ए नहीं बी होगा। आपको पता चल गया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ। इसमें फिर से मेहनत करनी होगी। जिस तरीके से नोट्स इनरिच करने के लिए अनावश्यक किताबों को निकालना, बुरियत वाला काम करना, लिखना और फिर उसको जगह पर रखना, ये करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से प्री के लिए जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, जो आप घर में बैठ के कर रहे हो, जरा सा भी एक क्वेश्चन गलत हुआ, यहाँ तक कि सही होने के बावजूद भी, सपोज करें कि हमने सही ही कर दिया क्वेश्चन, बावजूद इसके आप पॉलिटी की किताब उलट करके दोबारा देखो कि आखिर ये क्वेश्चन इतना इसने लिस्ट बनाया क्यों था, और अगली बार वो क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि उसका जो पेरीफेरी एरिया है, मौलिक अधिकारों के किसी एक खास तत्व के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, उसका जो पेरीफेरी एरिया है, दोबारा किताब देखने से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर दोबारा आपने नहीं देखा तो वो क्वेश्चन तो खैर आपने सॉल्व कर लिया है, आपने आंसर भी देख लिया है, लेकिन अगर उसे थोड़ा सा हट करके कहीं से भी इंटरलिंक कर दिया तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि सारी मेहनत करने के बावजूद भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल तक नहीं हो पाता। इसलिए किताबें देखने का श्रम आपको दोबारा करना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये निश्चित तौर पर अपने प्रैक्टिस में शामिल कीजिए। कई बार हम लोग को एक क्वेश्चन सोल्व करने में 150 जो क्वेश्चन हुआ करते थे, एक पेपर को सोल्व करने में दिन भर लग जाया करता था। 150 का जो है ना ऑपरेशन करना है टाइप का आपको, तो कभी मिलेंगी चीज़ें, कभी नहीं मिलेंगी, कभी कुछ मैगजीन में मिलेगा, कभी दिमाग में था नहीं मिल रहा है, तो फिर अब तो खैर आपके पास पे गूगल भी आ गया, तो आप गूगल से सर्च कर सकते हो। लेकिन हम लोग उन चीज़ों को काफ़ी सर्च क्या करते थे, इस किताब में नहीं मिला, इस किताब में कॉन्सेप्ट ये है, तो आपस में कई जो फ्रेंड्स थे, जो हम लोग के सर्कल हुआ करते थे, आपस में चैलेंज भी रहता कि नहीं उसने ये कहा तो मैंने ये कहा है टाइप का, तो बैठो डिस्कशन करो। तो इस तरीके से करके वो दिन भर का एक्सरसाइज हुआ करता था। ये चीज़ें आपको करनी ही होंगी। आप जितना इस चीज़ को करोगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और ये चीज़ ज़रूरी भी है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक भी आपको देना चाहिए। जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का निश्चित तौर पे आप मॉक भी जरूर से दीजिए, चाहे विजन हो या कोई दूसरा इंस्टीट्यूट हो, उसका मॉक का भी निश्चित तौर पे आप 1-2 दे दीजिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। आपने 12 महीने का मैगजीन्स पढ़ लिया, आपने सेक्शन वाइज तैयारी कर ली, अब पता चलेगा कि आपने मॉक दिया नहीं, तो आपका जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है वो कहीं ना कहीं दिमाग में रिवाइज नहीं होगा। इसलिए मॉक टेस्ट निश्चित तौर पर दीजिए। और प्री के बाद जब आपका मेंस का टाइम आता है तो मेंस में भी आप इसी तरीके से पढ़ाई कीजिए कि आपने जब मेंस के क्वेश्चंस लिखने शुरू किए तो मेंस के क्वेश्चंस में जहाँ भी कहीं आपको कॉन्सेप्ट में कोई कमी नज़र आती है, उस कमी को आप दोबारा अपने बुक से रिफ़र करके अपने कॉन्सेप्ट को दोबारा ठीक कीजिए। हम लोग अपने समय में क्या क्या करते थे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये निश्चित तौर पर करना चाहिए। कई बार कई कमियों को आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट लाख चाहने के बाद भी पूरा नहीं कर सकता। राजकुमार सर, मेरे एक फ्रेंड हुआ करते थे, हम लोग बहुत छोटा सर्किल था हम लोगों का दिल्ली में, और हम लोग से बिहार झारखंड के रहने वाले 3 से 4 लोग। तो कई बार होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आप उन कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को आप सोल्व करते हो। हम लोगों ने अपने